वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। धर्मेंद्र, अंकित, सुमित, सरफराज, सहदेव, नितेश, सुभाष, विजय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चले आगे? बिल्कुल। हाँ, तो अपने स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपने क्या पढ़ रहे थे? कहाँ तक थे? लास्ट टॉपिक बताइए। हाँ, हैवी रेन, राइज एंड फॉल। तो राइज एंड फॉल और एच आई मेथड हमने कहाँ पे पढ़े थे? हमने पढ़े थे राइज एंड फॉल एंड एच आई मेथड डिफरेंशियल लेवलिंग में। डिफरेंशियल लेवलिंग का मतलब लेवल डिफरेंस इरेगुलरली चेंज होता है, इस कारण हमें जरूरत पड़ती है इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने की। ठीक है? और इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे तो हर इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट है, उसका एलिवेशन अलग अलग होगा, उसमें डिफरेंस होगा। या तो उसके डिफरेंस को प्लस माइनस करो, या इसके अलावा दूसरा मेथड है या दूसरा तरीका है, दो मेथड यूज करो, एच आई मेथड, दूसरा राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, तो यहां पर अपने डिफरेंशियल लेवलिंग में एच आई मेथड है, उसमें कमी पाई गई कि वो आईएस रीडिंग इंटरमीडिएट साइट है उनको चेक नहीं कर पाता और उनसे अफेक्ट ही नहीं होता। इस कमी को दूर किया गया राइज एंड फॉल मेथड में। राइज एंड फॉल मेथड एच आई मेथड से ज्यादा एक्यूरेसी रखता है। इसका कारण क्या है? वो आईएस रीडिंग को भी चेक कर पाता है, और उसका जो चेक स्टेप है वो 3 प्रोसेस में होता है। चलो मैं वहीं से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको रिवाइज हो जाएंगे। हाँ, डिफरेंशियल लेवलिंग में हमने बताया था ना एच आई कैसे निकालेंगे। एच आई के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है आर एल प्लस बी एस, जहां पर बी एस का मतलब, जहां पर आर एल है उसका मतलब होता है रिड्यूस लेवल एट बेंचमार्क या टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पर हम टर्निंग पॉइंट का आर एल चेक करेंगे। और अपने बी एस है, बी एस बी बैक साइड रीडिंग ऑन बेंचमार्क या टर्निंग पॉइंट। तो हम यहां पर टर्निंग पॉइंट की दोनों चीज यूज करेंगे। ठीक है ना? हाँ, अब बात आई आरएल की। अब आरएल है, टर्निंग पॉइंट का जो आरएल है वो अपने पास ऐसे होता है, टर्निंग पॉइंट में इधर की तरफ तो अपने स्टेशन 1 होता है, इधर की तरफ स्टेशन 2 होता है जी। तो स्टेशन 2 है वो बैक साइड पड़ेगा, और स्टेशन फर्स्ट है वो इस पर फोर साइड पड़ेगा। तो इस फोर साइड को हम माइनस करते हैं, कहां से? एच आई से। तो यहां पर जो टर्निंग पॉइंट का आरएल है, इस टर्निंग पॉइंट का जो आरएल है वो हो जाएगा एच आई माइनस एफ एस। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? आरएल ऑफ एट टर्निंग पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत बढ़िया है। हाँ, यहां पर अपने एक अंदर से क्वेश्चन निकलता है, आरएल एट टर्निंग पॉइंट। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल समझा देंगे। आगे चले? हो गया? चलो ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप।
तो ये आपने आप क्वेश्चन लगा लिया। डी, नन ऑफ दीज, ए और सी, डी। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, इसमें पूरा लिख देता हूं। अब यहां पर अब इस क्वेश्चन में अपने सभी आंसर डी कह रहे हैं। माइक चेक करें, ठीक है माइक, आवाज आ रही हो ना? हाँ, तो यहां पर आपके सभी इसको डी कह रहे हैं क्या? सभी इसको डी कह रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। सही भी होगा क्या? बिल्कुल। तो यहां से क्या छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एक तरीके से, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला है एच आई न्यू आर एल का, अपने पास एक फॉर्मूला है। आर एल न्यू की कैलकुलेशन है, अपने पास फॉर्मूला है एच आई से माइनस कर देंगे आई एस या एफ एस। अगर अपने लास्ट पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, तो उसके लिए एफ एस आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर दो फॉर्मूले बन गए। फर्स्ट फॉर्मूला बन गया एच आई माइनस आई एस, ये इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए है। और दूसरा फॉर्मूला बन गया एच आई माइनस एफ एस फॉर एलिवेशन एट टर्निंग पॉइंट और लास्ट स्टेशन। हो सकता है वो लास्ट स्टेशन है, हो सकता है वो टर्निंग पॉइंट है। उसका फॉर्मूला ये हो गया एक तरीके से। और हमने कंबाइंड फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल कंबाइंड फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना। आगे की तरफ एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, जिसको नोट करना है वो नोट करते रहे। आगे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी इनवैलिड है। बी वैलिड है, एच आई माइनस बी एस। ऑप्शन बी इनवैलिड है। इनवैलिड पूछा भी मैंने, कहां पे लिखा है ना, इनवैलिड, ठीक है ना। न्यू आरएल की कैलकुलेशन के लिए सही बोला आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया। वन ऑफ विच invalid for calculation of rise and fall during differential leveling। ऑप्शन एक बी एस माइनस एफ एस, ऑप्शन बी बी एस माइनस आई एस, ऑप्शन सी आई एस माइनस आई एस, ऑप्शन डी एफ एस माइनस बी एस। जल्दी से आप आंसर करें, जिससे अपना थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सही, डी। लास्ट वाले का आंसर क्या होगा? लास्ट वाले का आंसर होगा ये वाला, ठीक है ना। एच आई में से बी एस माइनस नहीं करते, एच आई में से बी एस माइनस नहीं करते, ठीक है ना। आर एल की कैलकुलेशन, आर एल प्लस न्यू आर एल की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, प्रीवियस पॉइंट के आर एल की कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। हाँ, बफरिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन तो वहां से भी हो जाएगी,
कैलकुलेशन तो वहां से भी हो जाएगी अपने, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पर न्यू पॉइंट की अपने कैलकुलेशन करनी होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट की तरफ अपने चलते हैं। अब इसी में मैं आपको ऐसे कह रहा हूं, फिर अपने नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। अब ये आपके पास सीक्वेंस बताना है, कौन सा सीक्वेंस है? सी इनवैलिड नहीं है, 2 IS हो सकते हैं। कौन बोला? सुदीप, सी इनवैलिड नहीं है पहले वाले। इसका आंसर कौन सा हुआ? इसका आंसर हुआ ये वाला। FS से BS कभी भी माइनस नहीं होता। इसमें आपका आंसर सी है, क्योंकि IS के बाद में जो सीक्वेंस रहता है, सीक्वेंस ऐसे रहता है, BS हो सकता है, IS डबल भी हो सकते हैं, FS, फिर BS IS FS, तो हो सकता IS हैवी नहीं, हो सकता IS हो, तो ये सीक्वेंस रहता है अपना। मैंने IS रख के भी बता दिया, बिना रखे भी बता दिया। और यहां पर आपने क्या किया? प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो वही अपने BS IS FS BS FS ऐसे मान लेते हैं। एक बार कंटिन्यू IS कर लेते हैं, तो दिस माइनस दिस होगा, दिस माइनस दिस होगा, BS माइनस IS होगा, दिस माइनस दिस होगा, ठीक है ना। IS माइनस FS भी होगा और BS माइनस ये होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये नहीं होगा, सब बता दिया मैंने। BS IS FS BS IS FS FS ऐसे रोंग है, हाँ बिल्कुल। अरे भाई, इसमें क्या होता है कि टाइपिंग वाले सही आंसर में एक ही जगह B दबा देते हैं, इनको पता नहीं होता टाइपिंग वालों को, है ना। इसका भयंकर मतलब हो सकता है, चक्रवात आ सकता है। तो इसका अपने को आंसर मिल गया। अपने को जो इनवैलिड की बात आती है, तो इसमें से इनवैलिड कौन सा है? कौन सा है? IS के बाद में BS, IS के बाद में BS है ना, वो कभी भी नहीं आ सकता, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अपने पास स्टाफ रीडिंग्स है 0.6, 0.4, 0.20, 0.8, 0.7, 0.30। अब इसमें आपको बताना है RL at last station when RL at benchmark was 100.00 मीटर। ये एक तरीके से लेवल 3 क्वेश्चन बोल सकते हैं। और फटाफट इस क्वेश्चन का अगर आंसर बता सकते हो तो बता दीजिए। बफरिंग हो रही है 100.3, बहुत ही बढ़िया आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आंसर। देखते हैं कैसे इन्होंने क्या किया है, इसको मार्क कर लिया, इसको मार्क कर लिया, और यहां पर रीडिंग का सीक्वेंस है, कुछ चेंज हो रहा है यहां पर, तो ये दोनों ऐड कर दिए, तो समीशन ऑफ BS है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, 0.6 और 0.8 यहां पर कैलकुलेट कर लिया, 1.4 मीटर आ गया। और समीशन ऑफ FS है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना? 0.20 प्लस 0.30, 0.5 ये। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है
वो कितना हो गया, ये जो डिफरेंस है माइनस का, बीएस समीशन ऑफ बीएस माइनस ये माइनस आपके आ गया, सॉरी प्लस आपके आ गया कितना 0.9, और आपका जो आंसर है वो कितना हो गया, आंसर आपके हो गया लास्ट आरएल। आपने शायद सिंपल लेवलिंग से कर दिया है क्वेश्चन, बिल्कुल हाँ, ये कुछ गलती हो सकती है, ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन में सेम सा दिखता है, और आप जल्दबाजी में हो सकता है कि आंसर ये वाला कर दो सिंपल लेवलिंग वाला, ठीक है ना, गलती हो सकती है, ध्यान रखना। 100 माइनस लास्ट आरएल ये हो जाएगा प्लस, सॉरी 100.9 मीटर। और यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे दे देता, स्टाफ रीडिंग आपको कह देता 0.6, 0.55, 0.40, 0.35, 0.22 और 0.3 मीटर। RL at last station when RL at first station या बेंचमार्क कह दो इज 100.00। अब आपका आंसर अलग है, अब आपका आंसर अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आप देख सकते हो, दोनों सवाल में फर्क है, एक सिंपल लेवलिंग का, एक डिफरेंशियल लेवलिंग का है। अब इस फर्क को कौन यहां पर सही देख पाते हो, उसमें अगर आप रीडिंग को पहचानना सीख गए तो पूरा खेल आपको समझ में आ गया। रीडिंग नहीं पहचान पा रहे हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कैसा है, तो एक ही क्वेश्चन में आपने दो तरीके कैसे लगाए, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सीधी सी बात है, आप सबसे पहले कांस्टेंट लेवल या एचआई पर चलो और फिर इसके बाद में आप क्या करो, माइनस कर दो, तो आपका आंसर हो गया 100.3 मीटर। चलो ठीक है, जिसको नोट करना है नोट करें, और बाकी मैं आगे चल रहा हूं। आज का हेडिंग है सेकंड में भी, अच्छा देख रहा हूं मैं सेकंड में क्या है ना जी, सेकंड में कहां है डिफरेंशियल लेवलिंग ना जी, सेकंड में डिफरेंशियल लेवलिंग ना है। हाँ, इसमें मैंने ऐसे रीडिंग दे दी लास्ट रीडिंग में, इसके बाद में ये तो पहले से एफएस है ना, ये तो पहले से एफएस है, प्री डिक्लेयर है। आप क्या करते हो, ऐसे करते हो आप, देखो मार्क करके फर्स्ट और लास्ट, ठीक है ना। अब इन दोनों रीडिंग के बारे में सोचना ही नहीं है कौन है, प्री मार्क हो गए पहले से, फर्स्ट स्टेप। अब देखो रीडिंग कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, बस, है ना। हाँ, ये मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आप इसको, हाँ सही है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा भी मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें भी मैंने जानबूझ के एक बड़ी रीडिंग दी थी ताकि आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो। कैसे पता चलेगा बता दो। हाँ भाई, आप क्लास में आए थे क्या, अब दोबारा से उस टॉपिक को डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, दोबारा से नहीं करूंगा, एक बार आप, हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, दोनों में डिफरेंस दोबारा से उस नोट्स को एक बार देख लेना, वीडियो को, अगर समझ में नहीं आए तो फिर पूछना दोबारा, ठीक है ना। हाँ, आपके पास वीडियो अवेलेबल है, कैसे स्टाफ रीडिंग को रिकॉग्नाइज करेंगे, पूरा सा टॉपिक अपने पास, जिसमें दो सिस्टम है। सर एंगल बिटवीन सिंपल सर्कुलर कर्व, अच्छा ये पहले बता दूं आपको दिलीप, है ना, ये वाला कर्व का। चलो ये चैप्टर बंद करो, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, मजाक की भी हद होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने आता है, लगाइए हेडिंग फ्लाई लेवलिंग, ठीक है। फ्लाई लेवलिंग हाँ, फ्लाई लेवलिंग क्या होता है, अगर अपने पास कोई एक बेंचमार्क है, उसको दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होता है, बस उसी प्रोसेस का नाम होता है फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग इज ए प्रोसेस टू ट्रांसफर द बेंचमार्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या अनदर प्लेस, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, ये भी फ्लाई लेवलिंग डिफरेंशियल लेवलिंग के हिसाब से है।
क्योंकि इसमें कई स्टेशन यूज होते हैं। स्टेशन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कहूंगा, क्योंकि यहां पर स्टेशन वर्ड बोलना और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन वर्ड बोलना दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, वो तो आप समझ गए। आप स्टेशन का मतलब स्टाफ स्टेशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जैसे यहां पर आपके पास बेंचमार्क है, हो सकता है ये बेंचमार्क जीटीएस बेंचमार्क है और इसको आपको ट्रांसफर करना है यहां पर। ये आपका बेंचमार्क है आर्बिट्रेरी, और इस आर्बिट्रेरी बेंचमार्क को आपको ऑथेंटिक बनाना है। आप आर्बिट्रेरी कैसे मानते हो, 100 मान लेते हो और काम स्टार्ट कर देते हो। अब क्या होता है, दो प्रोसेस होती है। अब आपने सोचा कि बी पॉइंट से स्टार्ट करूं काम, और आपको काम को बी से ही स्टार्ट करना है और सी तक पहुंचना है, ठीक है ना। इसका कोई बेंचमार्क नहीं गिवन है, तो आप है ना इसका आरएल 100 मान लेते हैं और काम स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन एक और प्रोसेस साथ में चलती रहती है, ए से बी पॉइंट के बीच में फ्लाई लेवलिंग, जिससे कि बी पॉइंट का सही आरएल कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है ना। आजकल देखो भाई, इसमें तो यहां पर अपने बी पॉइंट का आपने मान लिया है कि ये तो आपके पास क्या है, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक की बीच की जो लेवलिंग है, इसको हम फ्लाई लेवलिंग बोलेंगे, जिससे हमें पता करना होगा कि इसका आरएल 100 है, 100 से कम ज्यादा है, ठीक है ना। अब एक दूसरी प्रोसेस होती है कि पहले तो हम इसका आरएल कैलकुलेट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हर सर्वे में दो यहां पर पार्टी बनाई जाती है, एक तो काम कंटिन्यू करेगा और दूसरा फ्लाई लेवलिंग करके इसको ऑथेंटिक देगा अगर जरूरत है तो, ठीक है। बफर हो रहा है, अभी ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में कैलकुलेशन हो रही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट लगा के और दो रीडिंग पढ़ेंगे और बराबर इंटरवल रखेंगे। बराबर इंटरवल रखने से लाइन ऑफ यहां पर लाइन ऑफ साइट से जो रीडिंग पढ़ी जाती है उसमें कुछ एरर आता है। अगर हम इंटरवल बराबर रखेंगे तो वो एरर खत्म हो जाता है। मैं रेसिप्रोकल लेवलिंग में बताऊंगा इसको डेराइव करके कि कैसे खत्म होगा। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे और यहां पे स्टाफ रीडिंग पढ़ लेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे और यहां पर स्टाफ रीडिंग पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहता है और लास्ट में अपने इस पॉइंट पर स्टाफ रीडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने n स्टेशन लगाए हैं, n स्टेशन लगाए हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट से दो रीडिंग पढ़ी है। पहली बात तो आप सीधा सही देखो, ये एक डिफरेंशियल लेवलिंग भी है, फ्लाई लेवलिंग, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये तो आपको क्लियर है। दूसरा, यहां पर आपको एक चीज दिखने को मिलेगी कि इस लेवलिंग में आईएस रीडिंग की जरूरत ही नहीं होती, आईएस रीडिंग जरूरत ही नहीं होती। अगर आपने 5 जगह पर इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं तो 5 बीएस पढ़े हैं और 5 एफएस, मतलब टोटल रीडिंग कितनी मिलेगी आपको, 10 रीडिंग मिलेगी, ठीक है ना। और बीच में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे टर्निंग पॉइंट होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट। अब क्या करेंगे, इसमें जितनी भी बीएस रीडिंग है उन सभी को टोटल कर लेंगे, जितनी भी बीएस है उनका हम कैलकुलेशन करके टोटल कर लेंगे। 5 बीएस होंगे, 5 एफएस, अगर 5 जगह पर इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, जितनी भी एफएस रीडिंग है उनको टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट का बेंचमार्क अपने पास आपको गिवन होगा और आपको आरएल एट बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क या आरएल एट ऑब्जेक्ट कह दो, वो अपने को कैलकुलेट करना होगा, या लास्ट पॉइंट कह दो। तो ये तो अपने पास हो जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा अपने पास। इंस्ट्रूमेंट चेंज करने का कारण यहां पर अपने पास
केवल यहां पर एक ही काम है, बेंचमार्क को ट्रांसफर करना है। मतलब लास्ट पॉइंट है उसका आपको बेंचमार्क, उस बेंचमार्क की आपको क्या चाहिए, आरएल चाहिए। तो आप क्या करोगे, जितना फास्ट हो सके उतना ही प्रोसेस करोगे। इसीलिए एक इंस्ट्रूमेंट से जितना दूर हो सके उतना रीडिंग पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात, पहले वाला पॉइंट भी उतना ही दूर होना चाहिए जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है। कहने का मतलब स्टाफ का इंटरवल बराबर रखते हैं, जिससे एरर है वो एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है। हाँ, डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखो तो डेफिनेशन इसमें क्या करेंगे, आर fly leveling is a process of transfer the benchmark from one place to another place। पूरा ही लिख देता हूं। Intermediate sites are not used during fly leveling। अब फ्लाई लेवलिंग का अपने एक सवाल लेते हैं। अब अपने एक सवाल लेते हैं। इस सवाल के अंदर मैंने स्टाफ रीडिंग मान ली है। जैसे मैंने स्टाफ रीडिंग मान ली है 1.5 और जैसे इसको मैंने कह दिया 1.4। ठीक है। यहां पर मैंने स्टाफ रीडिंग को कह दिया जैसे 1.2 और यहां पर मान लीजिए 0.8, यहां पर कह दीजिए जैसे 1.6 और ये लास्ट जो भी है बीच में इतने ही स्टेशन यूज करता हूं, मान लीजिए 1.3। अब आपके पास यहां पर क्या है, स्टेशन 1 की 2 रीडिंग, 2 की और 3 की, तो बीएस का टोटल है वो आ जाएगा। बीएस का टोटल कौन कौन सा होगा, जैसे मैं बॉक्स बना रहा हूं उसमें आपको पता लग जाएगा। बीएस का टोटल एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा बीएस और एक ये हो जाएगा बीएस। एफएस है वो कौन कौन से हो जाएंगे, यहां पर एफएस ये हो जाएंगे। ठीक है। अब आपके पास फ्लाई लेवलिंग का सवाल नहीं है, ऐसे मानो आपके पास डिफरेंशियल लेवलिंग का है और आपको इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल चाहिए। आ जाएगा क्या, कैसा भी एरिया हो, कैसा भी एरिया सब में पॉसिबल है। ठीक है ना, बस आपको स्टेशन दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेशन, ध्यान रखने वाली बात, आप इंस्ट्रूमेंट जहां पे लगाओगे, जहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट लगाए कोई भी, तो इधर पहला पॉइंट और इसके बाद वाला पॉइंट, उनके बीच की दूरी सेम होनी चाहिए। मान लीजिए आपने यहां पर 30 मीटर रखा है टोटल, तो 15 मीटर और 15 मीटर यहां होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे ही 30 रखो, ये जरूरी नहीं है। आपने यहां पे 40 रखा है, यहां पे 30 रखा है, काम चल जाएगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन 20-20 होना चाहिए 40 के लिए और 15-15 होना चाहिए 30 के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल। बिल्कुल, आप वहां पे तो अप्रोक्सीमेट ही होता है, एक तरीके से अप्रोक्सीमेट ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहां पर आइडिया का मेजर भी कर सकते हो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेट कर लोगे आरएल एट ऑब्जेक्ट, आप इस पॉइंट का कैलकुलेट कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, नोट कर लेना क्वेश्चन। स्टाफ रीडिंग्स आपको दे रखी है 0.4, 0.3, 0.6, 1.4, 1.2। अब आपको यहां पर बताना है आरएल एट लास्ट स्टेशन। या आपको पहला क्वेश्चन ऐसे देता हूं, वन ऑफ विच
करेक्ट फॉर स्टाफ रीडिंग्स। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था किसी बुक में, BS IS 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 FS। ऑप्शन बी BS FS BS FS BS FS। ऑप्शन सी BS IS FS BS IS FS। ऑप्शन डी सरकारी ऑप्शन ऑल ऑफ अबो, जिस पे आपकी नजर रहती है हमेशा। ऐसा ही क्वेश्चन इसका ए पार्ट हो गया, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट कर देता हूं। RL at last station when RL at benchmark was, इजी सा डेटा ले लेता हूं ताकि आप आराम से सोल्व कर सको। इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो आप देख लो यहां पर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट आपको पहले रीडिंग को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। अगर आप रीडिंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो अब आपके इस टाइप के सवाल नहीं लगेंगे, ठीक है ना। उसको मैंने स्पेशली अलग से टॉपिक बना के पढ़ाया था। तो मैं यहां पर अपने आंसर करता हूं। आंसर करने के लिए देखो मैं पहले मार्क कर लेता हूं, फर्स्ट BS लास्ट FS। अब देखो रीडिंग कम हुई बढ़ गई, फिर कम हुई बढ़ गई, ठीक है। और इससे जस्ट पहले वाली रीडिंग क्या हो गई, बस FS हो गई। तो आपके पास 3 FS है और 3 BS है। इसका मतलब ये फ्लाई लेवलिंग है एक टाइप से। और फ्लाई लेवलिंग देखो अल्टरनेट चल रहा है, एक रीडिंग कम हुई फिर बढ़ गई, फिर कम हुई बढ़ गई, कम हो गई। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी पहचान कर सकते हो आप, ठीक है ना, अल्टरनेट चल रहा है। तो यहां पर आपका क्या हो गया, इसका सही आंसर आपके ये है BS FS BS FS BS FS, पहला सही है। दूसरा इसका सही आंसर क्या है, आप यहां पर टोटल कर लो, समीशन ऑफ BS टोटल कर लिया 0.4 0.8 और 1.4, ये आपने BS का टोटल कर लिया, ठीक है ना। 2.6 हो गया क्या, देख लेना भाई। यहां पर FS का टोटल है वो आपके पास कितना हो गया, 0.3 0.6 और 1.2। तो यहां पर आपके 1.8 और 2.1। इसका मतलब ये आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंशियल लेवलिंग के हिसाब से अगर करो आप तो ये प्लस का 0.5 है। इसका मतलब लास्ट पॉइंट का RL 0.5 ज्यादा होगा। तो ये डिफरेंशियल लेवलिंग है। हंड्रेड प्लस 0.5। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है तो आप चेक यूज करो। चेक कौन सा है, याद है कल बताया, पहले वाली क्लास में बताया था, BS का टोटल माइनस FS का टोटल, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। जिसको डायरेक्ट नहीं करना समझ में आ रहा, ठीक है ना। हाँ, यहां पर जिसका ध्यान नहीं है वो यहां पे जाए, सीधा सा पुट करो, लास्ट RL को X मान लो, आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो फ्लाई लेवलिंग है, आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, बस सीधा सा है। फ्लाई लेवलिंग एक आपको बेंचमार्क को ट्रांसफर करने की एक प्रोसेस है, उससे ही कहते हैं। डन हो गया। नेक्स्ट आइए, कौन सा है, नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। और बैक करें, और बैक तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है जी। लो साहब, बैक कर लिया, ये तो एग्जाम्पल डालें जी, एग्जाम्पल फर्स्ट, पहली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए। आंसर सही लिखें, देखता हूं अगर आंसर
पहले वाले के अंदर है क्या सर? एक बार फ्लाई लेवलिंग दोबारा सुन दो। हाँ बता देंगे बता देंगे बता देंगे। लास्ट नेक्स्ट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन में। डिफरेंस अगर समझ में ये डिफरेंस वाला नहीं आ रहा ना, तो आप है ना उस पे लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, ऑथेंटिक मेथड पे जाओ। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से, सीधा सा, ठीक है ना। फालतू दो चीज समझने के चक्कर में आप फालतू अपना टाइम क्यों खराब करो। डिफरेंस का मतलब यहां पर ये है कि अगर बीएस और एफएस का जो डिफरेंस माइनस में आता है, तो आप लास्ट आरएल के लिए माइनस करोगे, ठीक है ना। कितना डिफरेंस को माइनस करोगे। अगर आपको यहां पर देखना है तो ट्रिक ये हो जाएगी, लास्ट आरएल बराबर बेंचमार्क आरएल प्लस माइनस डिफरेंस। अगर बीएस माइनस एफएस ये अगर प्लस आता है आपके पास, तो आप इस डिफरेंस को प्लस कर दोगे तो लास्ट आरएल आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूले के तरीके से भी बता दिया, डायरेक्टली बता दिया। अगर ये माइनस आता है डिफरेंस, तो आप लास्ट आरएल के लिए माइनस कर दोगे, ठीक है ना। क्लियर है क्या? हाँ, आर के कौन है? डिफरेंस वाला, ठीक है। आगे की तरफ चल रहा हूं। हाँ, अपने आप भी फॉर्मूला बन गया, जैसे फॉर्मूला बना सकते हो। हाँ, ऐसे बुक में कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा, डिफरेंशियल लेवलिंग का फॉर्मूला ऐसे प्रैक्टिकली बनता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे क्या चले, वही तो है लास्ट। तो डिफरेंशियल लेवलिंग का हो गया क्लियर। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। प्रोसेस के हिसाब से आपके फ्लाई लेवलिंग हो गया। फ्लाई लेवलिंग के बाद में शायद आपको प्रोफाइल लेवलिंग करवाया होगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, प्रोफाइल लेवलिंग है क्या? बिल्कुल। तो प्रोफाइल लेवलिंग हेडिंग लगाइए 4 नंबर। प्रोफाइल लेवलिंग का एक दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर बेस्ड होती है। बताता हूं कैसे। एक साथ में इसके दूसरा चलता है, जिसको आप ये बोलते हो क्रॉस सेक्शन आप कर रहे हो। प्रोफाइल लेवलिंग, इसका दूसरा नाम है अपने पास लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग। इसकी डायरेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल। कैसे, वो देखते हैं अभी। देखो भाई क्या होगा। इसमें मान लीजिए एक रोड प्रोजेक्ट है आपके पास, और इस रोड प्रोजेक्ट के लिए आपको स्टाफ रीडिंग पढ़नी है कई तरीके से। तो आपने फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक स्टाफ रीडिंग पढ़वा ली। कितना भी आप स्टेशन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टाफ रीडिंग यूज देख लेते हो। तो आपने कई स्टाफ रीडिंग ऐसे पढ़वा ली है, जैसे इंटरवल आपने रख लिया। अब इसमें इंटरवल जो स्टाफ का है ना, वो सेम रखा जाता है। आपने लास्ट पॉइंट तक रखा, और ये इंटरवल आपने रख लिया, मान लीजिए 30 मीटर, 30 चल रहा है। इससे आप क्या करोगे, सभी स्टेशन पर आप आरएल कैलकुलेट करोगे, और सभी स्टेशन का आरएल कैलकुलेट आपको करना है। जब रोड का काम है तो कौन सा मेथड आपका बढ़िया रहेगा, राइज एंड फॉल या एचआई? वहां पे बताया था आपको एचआई मेथड है, उसके बजाय राइज एंड फॉल मेथड ज्यादातर यूज किया जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। अब यहां पर आपने यूज कर लिया राइज एंड फॉल मेथड, फिर इसके बाद में आपने सभी पॉइंट का आरएल कैलकुलेट कर लिया, सभी पॉइंट का आरएल आपका आ गया। अब आप एक ग्राफ बनाते हो, ठीक है ना। ग्राफ बनाते हो, जैसे
यहां पे x पर तो आप वो रखोगे जो एक तरीके से कांस्टेंट हो या वेरिएशन उसका कांस्टेंट हो, वो तो आपको पता है मैथ में। तो यहां पर आपने डिस्टेंस रखी, डिस्टेंस चल रही है, और इधर की तरफ आपका एलिवेशन चल रहा है। तो एलिवेशन वर्सेस डिस्टेंस है या स्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो। 0, 30, 90 ये चीज समझ में आ गई आपके? लिख दूंगा यहां पे 30-30 इंटरवल पे। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट बेंचमार्क का आरएल आपके पास ये था, ये मैं ऐसे कुछ बता रहा हूं, ये जैसे मान लीजिए 100, 101, 102, 3, 4 इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। और फर्स्ट पॉइंट का आपने को आरएल मिला था, जैसे कैलकुलेशन से आया, मैं ऐसे रैंडमली लिख लेता हूं। जैसे फर्स्ट पॉइंट का आपने 102 था, फिर सेकंड पॉइंट है उसका आरएल 104 था, थर्ड पॉइंट है उसका आरएल 103। मैं रैंडमली लिख रहा हूं, ठीक है ना। आए कहां से? ये कोई रीडिंग बेस पर आपने कैलकुलेशन की, राइज एंड फॉल, उससे आए। मैं ऐसे लिख देता हूं, उस चीज का डिस्कस करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। राइज एंड फॉल का आपको एक एग्जांपल करवा दिया था शायद। इसका 105 मान लो, इसी तरीके से यहां पे कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। यहां पर आप क्या करोगे, ग्राउंड लेवल है उसका नेचर पता करोगे। तो ये है आपका ग्राउंड लेवल का नेचर, ठीक है, ये समझ गए आप, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड लेवल की प्रोफाइल है, और ये लेंथ के अकॉर्डिंग है। लेंथ का मतलब यहां पर 0, 30 ऐसे चल रहा है, 0, 30, 90, 120 ऐसे चल रहा है, सॉरी। तो ये आपका ग्राउंड लेवल है। इसके बाद में आप क्या करोगे, फॉर्मेशन लेवल के लिए जाओगे। फॉर्मेशन लेवल वो होता है जहां पर अपने स्मूथ बना के डामर डलता है, वो फॉर्मेशन लेवल होता है, ठीक है। डामर डलने से पहले और नीचे एक स्मूथ लेवल तैयार करेंगे, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल, या इसको बेस लेवल बोलते हैं, वो तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के लिए मैं 3 ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट आपने ऑप्शन लिया कि क्यों न रोड को 102 आरएल के लेवल पे लिखा जाए, मतलब इसको लगाया जाए। तो आप 102 आरएल के बेसिस पर आप रोड लगा देते हो, तो इसको आप बोल रहे हो फॉर्मेशन लेवल फर्स्ट। इसके बाद में आप देखोगे, अगर आप फॉर्मेशन लेवल फर्स्ट रखोगे तो इतना जो अर्थ वर्क है ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल। तो आप इतना अर्थवर्क, इतनी मिट्टी है, उसको एक्सकेवेट करके कहां पे डालोगे? अगर आप ये काम करवाते भी हो तो यहां पर लेबर चार्ज और प्रोजेक्ट का टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट दूसरा, अगर आप कहोगे आप 105 रख लेते हो मान लीजिए, तो 105 रख लोगे मान लीजिए आप, ये आप 105 रख रहे हो, तो ये फॉर्मेशन लेवल 2 डिसाइड कर दिया। अब जैसे यहां पर आपने अर्थ वर्क में एक्सकवेट कराना पड़ा है, वहीं पर लैंड फिलिंग करवानी पड़ेगी आपको। तो इतनी मिट्टी है, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा, फिर उसके बाद में कॉम्पैक्शन चार्ज बढ़ेगा, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट और टाइमिंग दोनों पे फर्क पड़ेगा। तो फॉर्मेशन लेवल 2 अनइकोनॉमिकल हो गया, फॉर्मेशन लेवल 1 है वो भी अनइकोनॉमिकल हो गया। आ गया समझ में? ये भी अनइकोनॉमिकल और ये भी अनइकोनॉमिकल, ठीक। अब आप क्या करोगे, ऐसा फॉर्मेशन लेवल लेके आओगे कि कटिंग से जो मिट्टी मिली है वही अर्थवर्क अपने लैंड फिलिंग में काम आ जाए, न तो बाहर से मिट्टी लानी पड़े और न ही आपको यहां पर फेंकनी पड़े, ऐसा कुछ यहां पर होगा। तो यहां पर आपने मान लीजिए कैलकुलेशन से आपको पता चला है कि इस तरीके से फॉर्मेशन लेवल आप रख रहे हो, फॉर्मेशन लेवल 3। अब ये वाला आपने कहा ये तो ओके है जी, इसका कारण ये है कि यहां पर अर्थवर्क की अपने लैंड फिलिंग करानी पड़ेगी और यहां पर आपको कटिंग करवानी पड़ रही है, तो इतना जो सॉइल है वो यहां पर आपका काम आ जाएगा। अब इस चीज को आप बोलते हो आइडियल फॉर्मेशन लेवल। आइडियल फॉर्मेशन लेवल के लिए क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन बैंकिंग एंड फिलिंग, सॉरी कटिंग, दोनों आपके क्या होता है,
इक्वल होना चाहिए। ये आइडियल फॉर्मेशन लेवल की निशानी है। आपको कुछ समझ में आया? आइडियल फॉर्मेशन लेवल समझ में आ गया? आइडियल फॉर्मेशन लेवल क्या होता है, इसका क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, लिखवा दूंगा मैं यहाँ पर उसकी थ्योरी में, पहले समझना जरूरी था यहाँ पे। ठीक है ना, समझ तो गए आप। अब आप देखते हो नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना दे। अब लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। पहला आपके पास ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें आपने यहां से लेकर यहां तक लेवलिंग की है, तो इस चीज को आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलोगे। तो पहली बात, इसको लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेंथ के अकॉर्डिंग है। ठीक। दूसरी बात, इसका पर्पज क्या है, मैं लिखवाऊंगा लाइन में। प्रोफाइल लेवलिंग का पर्पज है आइडियल फॉर्मेशन लेवल डिसाइड करना। ठीक है ना, आइडियल फॉर्मेशन लेवल। अब आइडियल आपको पता ही है क्या होता है। तीसरी मैं आइडियल की लाइन भी लिखवा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं यहां पर, जो आपकी बात है वो लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट, पहला प्रोफाइल लेवलिंग का यूज। प्रोफाइल लेवलिंग इज based on longitudinal section of ground level। लाइन नंबर 2, दूसरा आपका मैं लिखाऊंगा कि प्रोफाइल लेवलिंग का यूज क्या है, क्यों अडॉप्ट की जाती है। लिखने की बात है बस। फॉर्मेशन लेवल में आइडियल फॉर्मेशन लेवल कुछ होता ही नहीं। प्रोफाइल लेवलिंग का काम है आइडियल फॉर्मेशन लेवल डिसाइड करना। किसके लिए? रोड प्रोजेक्ट, कैनाल प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट, इस टाइप से है। हाँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। हाँ जी, एक साथ पूरा नोट कर लेना डायग्राम और ये। ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर दिया यहां से। नेक्स्ट, तीसरी लाइन है इसमें, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। इन बैंकिंग एंड कटिंग both are equal for an ideal formation level। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अलोंग लेंथ। जो सर्वे होता है वो लेंथ के अलोंग होता है, इसीलिए लॉन्गिट्यूडिनल है। हाँ बिल्कुल, रिपीट कर देंगे। बिल्कुल, जिसको नोट करना था वो नोट करो। एलिवेशन वर्सेज
प्रोफाइल लेवलिंग राइज एंड फॉल के साथ ही हो पाएगी, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगी ना प्रोफाइल लेवलिंग, क्योंकि अपने आरएल तो कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस होता है, वो होगा राइज फॉल के साथ। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी। अब इसके अंदर इसके आगे वाली प्रोसेस रहती है कि क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क है, वो तो वहां पे पता नहीं चलेगा ना। नेक्स्ट, तो प्रोफाइल लेवलिंग से क्या पता लगता है? नेचर ऑफ ग्राउंड लेवल पता लगता है। उस नेचर ऑफ ग्राउंड लेवल के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं आइडियल फॉर्मेशन लेवल। और आइडियल फॉर्मेशन लेवल की निशानी क्या है? आइडियल फॉर्मेशन लेवल बैंकिंग और कटिंग का अर्थवर्क इक्वल बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ। हाँ भाई बोल सकते हैं सरवण, हाँ आप बोल सकते हो। कौन है? मुकेश, हाँ आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। हाँ, लेकिन जो किताबों में लिखा है, जो एग्जाम में काम आएगा, वो बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। लो, आगे चलें। लो साहब, तो यहां पर क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन है आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे बात आती है कि फॉर्मेशन लेवल डिसाइड हो गया, लेकिन हमें जब क्या होता है कि उसमें रिकॉर्ड में क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क बताने होता है, तो हम वहां पर कैलकुलेशन करके बताएंगे क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क का। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क में कैलकुलेशन में अलग अलग बताएंगे कि लैंड फिलिंग का चार्ज इतना लगा है, कटिंग का चार्ज इतना लगा है, तो उसके लिए आपने को कैलकुलेशन होगी, और वो कैलकुलेशन आपका क्रॉस सेक्शनिंग कहलाता है। ठीक है ना। इसका बी पार्ट पे चलते हैं। अब बी पार्ट कहता है हमने डिसाइड कर लिया फॉर्मेशन लेवल, अब इसका बी पार्ट होगा क्रॉस सेक्शनिंग। क्रॉस सेक्शनिंग सर्वे क्या कहेगा? वो कहेगा कि फिलिंग और कटिंग का जो आइडियल फॉर्मेशन है, एक तरीके से वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन यहां पर बेसिक की बात करें तो बेसिक की बात में ये तो लैंड फिलिंग के लिए डायग्राम होता है। ये आपके पास कटिंग के लिए डायग्राम होता है। ठीक है ना। दोनों ही ट्रेपोजोइडल शेप में होते हैं। इसका कारण है शियर फेलियर के कारण अपने यहां पर रोकना, इसको, इस अर्थवर्क का जो ये मिट्टी है ना, वो रोड पे ना आ जाए। ठीक है ना। इसलिए ट्रेपोजोइडल सेक्शन काटा जाता है शियर फेलियर रोकने के लिए। ठीक है ना। अगर यहां पर हम ऐसा मान लो रेक्टेंगुलर तरीके से लैंड फिलिंग कर देंगे, तो ये वाली मिट्टी है वो अपने आप शियर फेलियर के कारण नीचे चली जाएगी, ये वाली मिट्टी भी चली जाएगी, तो बचेगा तो उतना ही ना। तो हम उतना ही रखते हैं, कॉम्पैक्ट करके रख देते हैं, और जहां पे जरूर पड़ती है वहां पर एक पिचिंग भी करते हैं, स्टोन पिचिंग बोलते हैं। ठीक है ना। यहां पर स्टोन लगा देते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम है। बैंकिंग कह दो, फीलिंग कह दो, एक ही बात है। ठीक है ना। कटिंग, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। अब अपने पास एक होती है फॉर्मेशन लेवल, और फॉर्मेशन लेवल अपने पास ये है जी, ये है अपने पास फॉर्मेशन लेवल। यहां पर रोड पर डामर डलेगी, हो सकता है इस पर
एग्रीगेट डाल के लेवल करके और उस फॉर्मेशन पर क्या हो, पटरियां, वो रेल डाले, रेल स्लीपर वगैरह डाल दें तो वो रेलवे का काम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल, और इस फॉर्मेशन लेवल को मैं बी बोलूंगा, यहां पर बी। ये होता है साइड स्लोप, जो इसमें तो मैं बराबर ही बता रहा हूं, हो सकता है अलग अलग भी हो, ठीक है ना, उसमें कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। साइड स्लोप एस रेशियो 1 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एक होती है फॉर्मेशन की विड्थ, डेप्थ या हाइट, जिसको मैं यहां पर डी बोलूंगा, हाइट और डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन लेवल। अगर मैं 3D लुक में इसको बताऊं, यहां पे अपने डायग्राम मिल जाएगा, हाँ जी, देखते हैं, चलो मिल जाए तो। इस टाइप से हो जाता है। ये आपका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है इधर लैंड फिलिंग का, तो ये आपके पास हो जाएगी बी फॉर्मेशन विड्थ, बी। ये बी हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा डी, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा साइड स्लोप एस रेशियो 1, और ये हो जाएगा लेंथ ऑफ सेक्शन, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ सेक्शन। तो यहां पर मैं सभी के बारे में लिख रहा हूं, अलग अलग लिखो। जैसे बी है फॉर्मेशन विड्थ, यहां पे एस रेशियो 1 है साइड स्लोप, यहां पे डी है हाइट और डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन लेवल, और यहां पे कैपिटल एल है लेंथ ऑफ सेक्शन। बिटवीन टू स्टेशन, या आप इंटरवल देख सकते हो, स्टाफ इंटरवल है ना, वो कह सकते हो, वही चीज है यहां पर, ठीक है ना, टोटल लेंथ नहीं है। तो ये आपके पास अभी तक मैंने फिलिंग और कटिंग बताया। अब आप इसको थोड़ा सा समझें, नोट करना है साथ में नोट करो, बिल्कुल सही फॉर्मूला बताया आपने, बिल्कुल। तो यहां पर आप फॉर्मूला बनाओगे, उस फॉर्मूले को यहां पे पुट करोगे, इनमें ये वाली चीज है वो पुट करोगे, तो यहां पर आपके पता लग जाएगा कि कितना क्वांटिटी है। अब दोनों का फॉर्मूला सेम है, चाहे ट्रेपोजोइडल, इसमें देख लो, इसमें देख लो, ट्रेपोजोइडल बन रहा है, उल्टा सीधा कैसे भी आप बोलो। इसको मैं थोड़ा ड्राइव करके बताता हूं, ठीक है ना, ड्राइव कर रहा हूं मैं, वो थोड़ा सा समझ लेना, फिर ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। और भी आपने यहां पर एक जो डायग्राम लिया है, उसको आपने 2 कट मार लो इसमें, जिसमें साइड स्लोप अगर सेम है तो एक तो आपके पास रेक्टेंगुलर पार्ट हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर पार्ट, जिसमें यहां से लेकर यहां तक आपके डी हो जाएगा, और ये साइड स्लोप है, और ये आपका हो जाएगा फॉर्मेशन का विड्थ। तो अगर आपको टोटल ए चाहिए, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आप क्या करोगे, एक तो फर्स्ट नंबर एरिया 1 कैलकुलेट कर लोगे, फिर इस 2 का एरिया है ना, कैलकुलेट करके दोनों तरफ इसका डबल कर दो, अगर सेम है, अगर सेम नहीं है तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट होगा। तो यहां पर मैं सेम बता रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल वाला। अब मैंने यहां पर क्या किया, एरिया 1 को कैलकुलेट कर लिया, यहां पर एरिया 1 रेक्टेंगुलर पार्ट है तो बी इंटू डी हो जाएगा, और एरिया 2 है उसमें आप देखो ट्रायंगुलर फॉर्म है। ट्रायंगुलर फॉर्म कहता है कि अगर 1 इन एस कह रहा है,
तो इसका मतलब S हॉरिजेंटल 1 वर्टिकल, लेकिन वर्टिकल तो d टाइम है, तो ये भी आपके पास ग्रेडियंट तभी आपके यही रहेगा सेम जब आपके d इंटू डी करेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको एरिया बना देता हूं 1/2 बेस और हाइट, तो SD²/2। अब इन दोनों कैलकुलेशन को आप यहां पर यूज करेंगे। हाँ, क्या हुआ? एस्टिमेशन में था ये। हाँ, नोट कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? यस और नो? एरिया 1 आपने रेक्टेंगुलर पार्ट का किया जो कि B इंटू डी है। एरिया 2 आपने क्या किया? ट्रायंगुलर सेक्शन का किया। तो ट्रायंगुलर सेक्शन आपका ये वाला हो गया जो साइड में करके बता रहा हूं आपको। 1 इन D है ना, 1 इन S है ना, लेकिन इसकी डेप्थ है वो D टाइम है, तो मैंने D टाइम मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर आपने इस ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लिया SD²/2। अब आपने क्या किया? टोटल एरिया के लिए यहां पर एरिया 1 और एरिया 2 रख देते हैं। ये आपका हो गया BD और ये 2 गुना है इसका A2 का SD²/2। तो फॉर्मूला आपका फाइनली फॉर्मूला बन गया BD प्लस SD²। ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला आपका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब आपको क्वांटिटी चाहिए, तो डायग्राम में देखो एरिया इंटू लेंथ क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क अगर चाहिए आपको, तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्वांटिटी इन मीटर क्यूब, एरिया है उसको आप लेंथ से, फॉर्मेशन जो इंटरवल है ना उस इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे एरिया आपके पास है BD SD² और आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो L से और ये आपके पास बन जाएगा क्वांटिटी, ठीक है। इस फॉर्मूले को शायद आपने यूज किया भी होगा, थोड़ा देखा भी होगा कभी, ठीक है। तो नोट करना है तो नोट करो, लो जी नोट कर लो। एस्टिमेट में पढ़ा है ना, ये बहुत बढ़िया एस्टिमेट पढ़ा है। अभी आप नीरज सर ने पढ़ाया था एस्टिमेट, उसमें सारी चीजें बताई। हाँ, बिल्कुल। अभी तो हुआ था YouTube पे, पढ़े नहीं क्या आप लोग? बहुत अच्छे से बताया था और पहले भी पढ़ाया था शायद। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं अपने। तो ये आपने क्रॉस सेक्शनिंग, हाँ पहले पेड बेस में पढ़ाया था सर ने। हाँ यहाँ पे भी तो पढ़ाएंगे एस्टिमेशन, यहाँ पे भी लाइव होगा, ठीक है ना। वो कब होगा वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग निम्बस लर्निंग बताएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? बैक करना है तो बताओ, फिर आगे चलूंगा मैं।
अब क्रॉस सेक्शनिंग में आपने क्या जाना, क्रॉस सेक्शनिंग में आपका क्या काम है? क्रॉस सेक्शनिंग का काम है कि क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क, फिलिंग एंड कटिंग वो कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो प्रोफाइल लेवलिंग का क्या होता है, ये सेकंड पार्ट होता है। क्लियर? फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आप एस्टिमेशन के हिसाब से कहो या सर्वेइंग के हिसाब से कहो, याद तो करना ही पड़ेगा आपको फॉर्मूला। बैक बताएं? हाँ जी, लो लिखो। कहां बैक स्लाइड एक और बैक करूं क्या? लो जी, मेरा यूट्यूब पे पहले आ चुका है भाई। ये इसका यूज है। कैलकुलेट करना है अर्थवर्क की क्वांटिटी बैंकिंग में और कटिंग में, ये इसका यूज है। जैसा नाम है वैसे ही इसमें कौन सा क्रॉस सेक्शन यूज किया जाएगा, लेकिन प्रोफाइल लेवलिंग में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यूज किया जाएगा। तो इसमें नाम भी लिखा है इसमें क्रॉस सेक्शन, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या करूं, साइड छोटा कर दें? कौन सा स्लाइड, ऐसे क्या? देख लीजिए भाई कैसे। सेंटर के परपेंडिकुलर नहीं, ये नहीं कह सकते, वो ग्राउंड लेवल के नेचर पे डिपेंड करता है। कोई डिफरेंस नहीं है सुदीप, ऑफलाइन ऑनलाइन सेम चलता है। आगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंथ के अकॉर्डिंग है। 30-30 मीटर के इंटरवल में मान लीजिए 10 सेक्शन लिए हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा एक तरीके से अपने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। पटना सेंटर कब ओपन होगा भाई, ये सरकार, पटना सरकार नीतीश कुमार जी से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ। आपकी बात नहीं हुई क्या नीतीश कुमार जी से? बात करो जाके। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोफाइल लेवलिंग हो गया, क्रॉस सेक्शनिंग हो गया। अब इनमें क्या छोटे छोटे क्वेश्चन थ्योरी के हैं। कौन से सेक्शन पर बेस्ड है? एक तो क्रॉस सेक्शन पे ही बेस्ड है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर बेस्ड है, इसीलिए इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी होता है, ठीक है ना। अब प्रोफाइल लेवलिंग का यूज क्या है? प्रोफाइल लेवलिंग का यूज है, कैनाल, हाईवे और रोड प्रोजेक्ट है उनके लिए आपको क्या करना होता है, रेलवे प्रोजेक्ट जैसे, उनमें आपको फॉर्मेशन लेवल डिसाइड करना है, जिससे प्रोफाइल लेवलिंग से आपको पता लगेगा पहले ग्राउंड कैसा है, फिर ग्राउंड के बेसिस पे देखा जाएगा, ठीक है। फिर क्रॉस सेक्शनिंग का यूज क्या है? क्रॉस सेक्शनिंग का यूज है आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करना अर्थवर्क की। तीसरा यहां पर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आइडियल फॉर्मेशन लेवल है, उसके क्या है सिग्निफिकेंट। इसके अलावा आपका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को थोड़ा याद कर लेना जो आप एस्टिमेशन में पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट है क्या पटना सेंटर? चलो बहुत बढ़िया।
हुक्म नहीं आया क्या ऊपर से? नेक्स्ट अपने फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ है, फोर्थ है शायद, तो फिफ्थ, चलो जो भी है। नेक्स्ट रेसिप्रोकल लेवलिंग। पांचवा है, चलो ठीक है। रेसिप्रोकल है ये, ठीक है, स्टार लगाना है इसको। होता क्या चीज है, बिल्कुल, और नीचे लिखें क्या? लो साहब, नीचे लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है, एक रूल बताया गया कि आप जब स्टाफ रीडिंग पढ़ते हो तो स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट है, उन दोनों का गैप है वो आप मिनिमम से मिनिमम रखो, इतना कम रखो कि यहां पर एरर नहीं आए। स्टाफ रीडिंग में एरर आ जाता है। मान लीजिए वो एरर ई आया है, और एरर जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरर इन स्टाफ रीडिंग बताऊंगा मैं कैसे होता है। डी है तो जो एरर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। फॉर्मूला आएगा एक कर्वेचर का, उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है, डराइव करेंगे तो जितना डिस्टेंस आपके पास कम होता है उतनी ही एरर कम रहेगी, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ स्क्वायर रूट के हिसाब से बढ़ेगी। तो यहां पर एक डिसीजन लिया गया कि स्टाफ जब आप रखोगे, स्टाफ तो इंस्ट्रूमेंट के जितना हो उसके पास लो, ज्यादा दूर तक रीडिंग मत पढ़ो, फिर दोबारा चेंज कर लो, दोबारा से यहां पर। इसी तरीके से स्टाफ आपको बिल्कुल पास इंटरवल रखना है। ऐसा नहीं कि एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया और आप रीडिंग लेते ही जा रहे हो, अनलिमिटेड रीडिंग लेते जा रहे हो। ऐसा आपको करना नहीं है यहां पर, अगर आपको एरर से बचना है तो, ठीक है। हाँ, अब इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है। पहली बात तो मैं एरर बता देता हूं कैसे जाएगा। एरर क्या है, ये आपके पास लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या डिफरेंस है बताया था प्रीवियस लेक्चर में। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजेंटल होता है उसे ही लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। क्या होता है ये, इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ाऊंगा मैं, इंस्ट्रूमेंट का क्रॉस हेयर है, डायफ्राम, उस डायफ्राम से लेकर ऑप्टिकल लेंस होता है, ऑब्जेक्ट वेन, जो उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, उसको आप लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट बोलते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। अब ये आपके लाइन ऑफ कॉलिमेशन जा रही है, और लेवल लाइन होता है ना, लेवल हमेशा कर्व्ड सरफेस होता है। ये आपका लेवल सरफेस है, ये आपका कर्व्ड सरफेस होता है एक तरीके से। अगर आप यहां पर रीडिंग पढ़ते हो, फर्स्ट यहां पर आप रीडिंग पढ़ते हो या यहां पे आप रीडिंग पढ़ते हो, तो ए और बी पॉइंट की लेवल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन, ये आपके लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजेंटल है, तो मैं इसको हॉरिजेंटल लाइन बोल देता हूं, और ये आपका लेवल लाइन है। तो लेवल लाइन के लिए आपको लेवलिंग करना होता है। आप स्टार्टिंग में यहां पे रीडिंग ले रहे हो तो ठीक है, लेवल लाइन की रीडिंग, हॉरिजेंटल लाइन की रीडिंग दोनों सेम है, लेकिन डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एरर बढ़ता जाएगा। तो इसमें एरर है वो E1 है, और इसमें एरर है वो E2 है। ये एरर है यहां से यहां तक, ठीक है ना। इसका मतलब पास जब आप स्टाफ रीडिंग पढ़ते हो तो इंस्ट्रूमेंट के पास में लेवल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन लगभग आपके सिमिलर होती है, तो इसलिए पास रीडिंग लो अगर एरर से बचना है तो, ठीक है ना। हाँ, मिनिमम इंटरवल अगर देखा जाए तो 20 मीटर है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 40 मीटर तक रख सकते हो आप, ठीक है ना। प्रैक्टिकली ये देखा गया है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है 20 से 40 मीटर रखते हैं, और आप बिल्कुल मिनिमम अगर 1 मीटर रखो तो आप जितना मिनिमम होगा डिस्टेंस उतना ही आपके एरर भी मिनिमम होगा, ये आप समझ लो यहाँ पर, ठीक है। अब आपका यहाँ एरर से बचने का तरीका क्या है। अगर आप ज्यादा इंटरवल रख लेते हो तो होगा क्या, कई बार स्पीड से काम करना होता है। तो देखते हैं केस फर्स्ट। अभी तक मैं रेसिप्रोकल लेवलिंग में आया नहीं है, अभी रेसिप्रोकल लेवलिंग की जरूरत पड़ेगी, अभी रेसिप्रोकल नहीं स्टार्ट हुई।
केस फर्स्ट में आपका क्या है कि इस सर्वेयर को बोला कि इंस्ट्रूमेंट के पास पास स्टाफ लेना, और इसको ऊपर से प्रेशर ये कि काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, कर क्या रहे हो? तो इसने पूछा यार ये ऐसा तो है नहीं, डबल एक तरीके से काम डबल हो रहा है, पास पास में भी रीडिंग लेनी है और दूसरा काम जल्दी भी करके देना है, ये ऐसे काम डबल हमसे नहीं होंगे। तो ये एक तरीका लगाता है, प्रैक्टिकल करता है। प्रैक्टिकल ये करता है कि इंस्ट्रूमेंट है वो बराबर डिस्टेंस पर रखेगा यहां से, इसका मतलब ये ए और बी के बीच में सेंटर है, ए और बी के बीच में ये सेंटर है, डिस्टेंस बराबर है, तो क्या एरर भी बराबर होगी? क्या बराबर होगी ना? डिस्टेंस अगर बराबर है तो एरर भी बराबर होगी। यहां पर एरर है वो बराबर होगी, सेम एरर, ठीक है। अब ए और बी के बीच में इंटरवल कैलकुलेट करना है, ए और बी के बीच में इंटरवल मतलब राइज फॉल कैलकुलेट करना है। तो लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये करना है। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप फर्स्ट रीडिंग माइनस सेकेंड रीडिंग, मतलब प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग करते हो। तो आपके पास क्या जाएगा, बी पॉइंट है वो ए से कितने डिफरेंस पर है, राइज में है या फॉल में है, दोनों आपको पता लगता है, बताया था राइज फॉल वगैरह, ठीक है। लेकिन आप यहां पर करेक्ट रीडिंग यूज करोगे तो बी की करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट रीडिंग के लिए आप इस एरर को माइनस कर दोगे, क्योंकि करेक्ट रीडिंग आपको लेवल लाइन की चाहिए और आप रीडिंग पढ़ रहे हो हॉरिजॉन्टल पर। तो करेक्ट रीडिंग के लिए मैं एक रीडिंग मान लेता हूं, मैंने ये रीडिंग मान ली एच बी, और मैंने ये वाली रीडिंग भी मान ली एच ए। इस रीडिंग को करेक्ट करने के लिए मैं एक काम करता हूं, रीडिंग को इंक्रीज करके बता रही है ये रीडिंग, ये जो एरर है, तो इसको मैंने करेक्ट कर लिया, कम चाहिए मेरे को लेवल लाइन पर। इसी तरीके से करेक्ट रीडिंग यहां पर लेता हूं, थोड़ा समझते जाना। यहां पर क्या हो जाएगी, एच ए माइनस ई। तो आपके पास दोनों की करेक्ट रीडिंग है, करेक्ट स्टाफ रीडिंग लेवल लाइन के ऊपर होती है, ठीक। अब आप फर्स्ट रीडिंग माइनस सेकेंड रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग करोगे, तो आपके पास रीडिंग हो गई एच ए माइनस ई माइनस दूसरी रीडिंग हो गई एच बी माइनस ई। एरर से एरर क्रॉस हो जाएगा, एच ए माइनस ई माइनस एच बी प्लस ई। एरर एरर सेम है, सेम डिस्टेंस के लिए, तो आपका क्रॉस हो गया। तो लेवल डिफरेंस क्या रहा, लेवल डिफरेंस को अगर मैं एच कहूं, कैपिटल एच, तो ये आपका कैपिटल एच हो गया क्या, एच ए माइनस एच बी। इससे आपको ये प्रूव हुआ, अगर आप इंस्ट्रूमेंट को सेंटर पर रखते हो दो स्टाफ स्टेशन के, आपने मेरे ने एक चीज बताई थी मैंने फ्लाई लेवलिंग में, कि अगर आप दो स्टाफ स्टेशन के बीच में 30 मीटर इंटरवल रख रहे हो और एक जगह 40 रख रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 इंटरवल रख रहे हो तो 20 मीटर, मतलब उनके सेंटर पे इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। 30 मीटर रख रहे हो तो 15 मीटर सेंटर पर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इसका फायदा ये मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब यहां पर इस केस को फर्स्ट को बोलेंगे when it is possible to establish instrument at mid between two staff station। लिख दूं इसको, थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख देता हूं और फिर इसका मैं रिजल्ट लिखूंगा। possible to set the instrument between center of
स्टाफ स्टेशन। अरे समझ लो यारो, समझ में तो आ रहा है ना। हाँ, एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना डिस्टेंस मैक्सिमम हो उतना लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि मैं 50 मीटर ले रहा हूं, इधर भी 50 मीटर, तो 50 मीटर के लिए ई और उधर 50 मीटर के लिए ई बराबर होगा, तो ई कट जाएगा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इससे ई एलिमिनेट हो जाता है। 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, लेकिन आपको सेंटर पे रखना है। ठीक है, बात आती है प्रोफाइल लेवलिंग की, तो प्रोफाइल लेवलिंग में सेम रखना है। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला सही नहीं लगेगा। आपने नोट करना है तो नोट कर लो। अब प्रोफाइल लेवलिंग की जरूरत क्या पड़ेगी? अब बात यह हुई कि बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, उन दोनों के बीच में इंस्ट्रूमेंट लगाना पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे प्रोफाइल लेवलिंग, सॉरी, रेसिप्रोकल लेवलिंग की आएगी जरूरत। सर एच ए नहीं, एच ए स्टाफ रीडिंग है। ये स्टाफ दिखाई दे रहा है आपको, स्टाफ रीडिंग है, स्टाफ रीडिंग। और कैपिटल एच है जो लेवल डिफरेंस है, जिसको मैं राइज एंड फॉल कह सकता हूं। ठीक है, लो जी साइड। ए बी का करेक्ट आरएल, लेवल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं जी, ये करेक्ट आरएल तो आ जाएगा। आरएल के बेसिस पे हो सकता है दोनों के लेवल डिफरेंस, और स्टाफ रीडिंग के बेसिस पे भी हो सकता है। क्या नोटेशन है? रेसिप्रोकल लेवलिंग है, उसमें फर्स्ट केस। अब जरूरत पड़ेगी रेसिप्रोकल की। अभी तक ये रेसिप्रोकल लेवलिंग नहीं है, अब रेसिप्रोकल लेवलिंग आएगी। ये मैंने एक इसलिए करवाया क्योंकि हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन अगर आपके सामने बने। ठीक है ना, अब रेसिप्रोकल लेवलिंग अब करवाऊंगा। रेसिप्रोकल लेवलिंग है केस 2। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल लेवलिंग हो गया। अब क्यों बोलेंगे इसको रेसिप्रोकल लेवलिंग? पहले इसका सही लिख देता हूं। When it is not possible to set the instrument at center of two staff station, between center of two staff station। अब यहां पर रेसिप्रोकल लेवलिंग नाम दूंगा मैं इसको, केस 2। अब ऐसा कब होगा? फर्स्ट केस में एरर कंप्लीटली एलिमिनेट है। अब उन एरर को कॉम्बिनेशन यहां पे लिखा दूंगा कि वो एरर किन के कॉम्बिनेशन से बनता है। कंप्लीटली एलिमिनेट है अगर सेंटर पे रख देते हो तो। बिल्कुल। रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होगा? यहां पर आ गई रिवर। अब इस रिवर का ए पॉइंट किनारा ए है, बी पॉइंट किनारा बी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको रिवर है ना, उसमें इंस्ट्रूमेंट को बीच में लगाना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में क्या करेंगे, ए से बी की तरफ सर्वे करेंगे और उसी सर्वे को बी से ए की तरफ करेंगे, जिसमें ए के पास इंस्ट्रूमेंट लगाकर दोनों की रीडिंग पढ़ी जाएगी, ए की स्टाफ रीडिंग, बी की स्टाफ रीडिंग। ठीक है। फिर बी के पास इंस्ट्रूमेंट लगाकर ए की और बी की स्टाफ रीडिंग पढ़ी जाएगी। अब आपने प्रोसेस
A to B भी किया और B to A भी किया, इसीलिए इसको रिवर्स प्रोसेस के कारण रेसिप्रोकल लेवलिंग नाम दिया गया है। ठीक है ना? बिल्कुल। एरर को कैलकुलेट करना होगा भाई, एरर का पता, एरर को कैलकुलेट करना होगा, और फर्स्ट केस में तो कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। सेकंड केस में कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं आपको। पहले तो एरर अगर एलिमिनेट हो जाए बिना कैलकुलेट किए तो ये प्रोसेस फर्स्ट है, क्योंकि एरर का करेंगे क्या। अब एरर को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें वो फिर सेकंड अपने देखेंगे। यहां पर d²/2l ये फॉर्मूला आएगा, और इसके अलावा भी फॉर्मूला है 0.067, मैं आपके बताते रहूंगा कंटिन्यू। पहले आप ये समझो। पहली बात तो आपने ये समझा, रिवर के केस में क्या सेंटर पर लगाना पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब इसको बोलते हो रेसिप्रोकल लेवलिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग किसके लिए यूज आता है? रिवर आता है ना ऑब्स्टकल के रूप में, तब आता है। हाँ, रेसिप्रोकल की डेफिनेशन क्या है? आपको सर डेफिनेशन ही चाहिए क्या? आपको समझना कुछ भी नहीं है क्या? समझ लो यारो पहले, फिर लिखवा दूंगा मैं। केस फर्स्ट और केस सेकंड है, उनका रिजल्ट एक साथ डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है? फर्स्ट केस का रिजल्ट आपका ये है कि आपने एरर को एलिमिनेट कर लिया है। ठीक है ना? वो एक बार नोट नहीं करवाया ना मैंने आपको? कौन सा नोटेशन? केस फर्स्ट का नोटेशन ये रहा। आप नोटेशन के चक्कर में ही रहोगे क्या? शायद आगे बढ़ना चाहिए। शिकायतों का जो आपके पास टोकरी है वो एक बार साइड में रख दो। एस क्या है? एस स्टेशन है। ये S1, S2, S3 आपने पहले यूज किया ना, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा कंसंट्रेट करो अच्छी तरह से। ठीक है ना? हाँ, पूरा कंसंट्रेट करो, समझना इसमें मेन चीज है। आप समझ लिए ना सब कुछ तो क्वेश्चन ऐसे फटाफट फटाफट लगेंगे। ठीक है ना? लिखवा रहा हूं मैं जो भी चीज लिखवा रहा हूं। सेकंड केस में अब आप यहां पर एक प्रोसेस करते हो। आपने रिवर का क्रॉस सेक्शन लिया, इस रिवर पे आपने क्या किया, एक पॉइंट आपके पास ए है जी और दूसरा पॉइंट आपके पास बी है। यहां पर भी स्टाफ रीडिंग पढ़नी है और इधर भी स्टाफ रीडिंग पढ़नी है आपको। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप ए से इक्वल डिस्टेंस पर, अब यहां पर मैं इंस्ट्रूमेंट रखूंगा। अब आप यहां पर एस जहां पे लिखूंगा तो आप समझना कि S1, S2 लिख रहा हूं मैं एक तरीके से। हो सकता है बेंचमार्क से पॉइंट है। ठीक है ना? ये डिस्टेंस को मैं बी बोल रहा हूं। बी है डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड फर्स्ट स्टाफ स्टेशन। ये डिस्टेंस है, इसमें मैं डी बोल देता हूं इसको। ठीक है? आपने क्या किया, इसकी स्टाफ रीडिंग पढ़ी और ये स्टाफ रीडिंग आपके पास HA आया है। आपने बी की स्टाफ रीडिंग पढ़ी और बी की स्टाफ रीडिंग आपको HB मिला है। ठीक है? अब लेवल लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो लेवल लाइन जो होता है वो ऐसे जाता है कर्व टाइप से। ये लेवल लाइन है जी और ऊपर वाली है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल रहा हूं मैं। तो फर्स्ट में एरर नहीं है क्योंकि लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन सेम है। सेकंड में ई एरर है, तो इस ई एरर यहां पर ऐसे बताऊंगा, ये ई एरर है। तो अगर करेक्ट रीडिंग मेरे को चाहिए तो करेक्ट रीडिंग बी के लिए तो करेक्ट करना पड़ेगा, ए की करेक्ट रीडिंग HA है, तो यहां पे मैं करेक्ट स्टाफ रीडिंग देखूंगा। करेक्ट स्टाफ रीडिंग हो जाएगी, जो HB है उसमें से -E कर दिया। ये दिख रहा होगा सभी को?
क्या स्लाइड एडजस्ट सही है स्लाइड, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब मैं सेकंड की तरफ चलता हूं। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने ए टू बी काम किया, एक काम आपने किया, ए से बी की तरफ आप सर्वे कर रहे हो। अब इस प्रोसेस को आप बी से ए की तरफ करोगे, बी से ए की तरफ रेसिप्रोकेट कर रहे हो आप। यही चीज, यही क्रॉस सेक्शन आपके पास है। आपने अब की बार जो इंस्ट्रूमेंट है वो बी के पास लगाया है। बी के पास लगाओगे तो किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट रखना है, ध्यान रखना। ए से बी डिस्टेंस पर है, ए से, ये यहां पर पॉइंट है ए, यहां से इतनी डिस्टेंस बी है, इस डिस्टेंस पर आप इंस्ट्रूमेंट रखोगे। क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगी, सारी डिस्टेंस जो रिलेटिव डिस्टेंस, तो यहां पर सेम डिस्टेंस नहीं होने के कारण दिक्कत आ सकती है, एरर अलग अलग हो। ये तो आपके रीडिंग पढ़े। अब इस रीडिंग को मैंने एच बी नाम दिया है, लेकिन एच बी है वो मैं पहले कह चुका हूं, तो इसलिए मैं एच डैश बी कह देता हूं। ये जो रीडिंग है इसको मैं एच ए कहूंगा, ए की, यहां पे मैं बी होता है, एच ए डैश, हाँ ठीक कह रहे हो आप। अब यहां पर आप लेवल लाइन को देखते हो, लेवल लाइन सेम एरर ई देगा यहां पर, ठीक है ना। तो ये आपका ए पॉइंट है, और इसको दोबारा से लिख देता हूं, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। और ये आपका रिवर का क्रॉस सेक्शन है। अब करेक्ट रीडिंग कौन सी होगी, जो इंस्ट्रूमेंट के पास में है वो करेक्ट रीडिंग होती है, दूर वाली रीडिंग को करेक्ट बनाया जाता है। तो यहां पर करेक्ट रीडिंग आपको कैलकुलेट करनी है, तो सीधा सा हो जाएगा एच डैश ए माइनस ई। जो प्रोसेस पहले की थी उसी प्रोसेस के तौर पर आप लेवल डिफरेंस कैलकुलेट करो फर्स्ट से और सेकंड, बी टू ए से। तो आप मान लेते हो लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, उसको आप एच कह देते हो। और इस एच को आप पहले फिगर से आप कैलकुलेट, पहले फिगर 1 कह देता हूं मैं, फर्स्ट फिगर से आप कैलकुलेट करते हो। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर आपको करना है बी पॉइंट पर, तो टारगेट आपका बी है, तो प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, ठीक है ना, ये कर रहे हो आप। अपोजिट हो जाएगा रीडिंग डिफरेंस, वाटर प्रेजेंट इन रिवर देन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बी टू ए, बिल्कुल। तो लेवल डिफरेंस आप पहले डायग्राम से देख रहे हो, पहले डायग्राम से फर्स्ट से आप एच देख रहे हो, लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये आपका एच हो जाएगा। अब आप इस एच को कैलकुलेट करते हो फर्स्ट से, एच ए माइनस एच बी, एच बी लिख दोगे एच पी माइनस ई। इसी तरीके से आप यहां पर देखोगे सेकंड फिगर से, यहां पर आपने एच देखा, तो यहां पर आप ऐसा नहीं करोगे कि बी टू ए, नहीं, आपको ए से बी की तरफ राइज फॉल न बन जाए, फॉल राइज न बन जाए, उल्टा हो जाएगा, प्रोसेस वही रखेंगे, ए टू बी। तो सही रीडिंग कौन सी है, एच डैश ए माइनस ई और माइनस एच डैश बी। तो ये उल्टा मत कर देना, ठीक है ना, बी पॉइंट के लेवल पर। ये तो रेसिप्रोकेट आपने किया है, कैलकुलेशन जो राइज और फॉल की है वो इसी तरीके से रहेगी, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड को मैं प्लस कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दूं तो 2h हो जाएगा। इधर की तरफ देखो तो एच ए माइनस एच बी और यहां पे प्लस ई हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पे प्लस ई हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड ऐड कर देता हूं, इसको आप फर्स्ट कहते हो, इसको आप सेकंड।
फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो एक तरफ 2h बन जाएगा और इधर की तरफ देखो आप h माइनस एच बी प्लस ई, एच ए माइनस एच बी प्लस ई, ऐड करोगे ये वाली टर्म को एच डैश ए माइनस ई एच डैश बी, एच डैश ए माइनस एच डैश पी माइनस ई, एलिमिनेशन हो जाता है। दो में प्रोसेस ए टू बी, जो राइज और फॉल है ना वो सेम तरीके से कहेंगे, ए टू बी है तो वहां पे भी ए टू बी ही रहेगा, ठीक है ना, बस रीडिंग लेने का तरीका अलग है, रेसिप्रोकेट कर दिया, ठीक है ना, राइज फॉल उसी तरीके से कैलकुलेट होगा, बिल्कुल अपोजिट। अभी देखते हैं, ये आपके पास हो गया एच ए माइनस एच बी और इधर की तरफ आपके पास हो गया एच डैश ए माइनस एच डैश बी, ये 2h हुआ। h आपका क्या हो गया, पहली दोनों रीडिंग का डिफरेंस और दूसरी दोनों रीडिंग का डिफरेंस, इसका एवरेज ही आपके पास हो जाता है एलिवेशन डिफरेंस, ठीक है। क्या हुआ, पहली दोनों रीडिंग एच एच बी उनका डिफरेंस, दूसरी बार की दोनों रीडिंग एच डैश ए एच डैश बी, और दोनों का डिफरेंस ही, जो एवरेज डिफरेंस का एवरेज ही आपका क्या हो जाता है, एच हो जाता है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो या सीधा कॉमन सेंस से देख लो, डिफरेंस का एवरेज लेना है, इधर से आपको 2 मीटर लग रहा है, उधर से आपको 1.8 मीटर लग रहा है डिफरेंस, तो आप उसका एवरेज लो, ठीक है ना। प्लस माइनस आपका ए से बी है तो बी राइज में है तो प्लस, और बी माइनस फॉल में, तो प्लस माइनस का यहां पे मैं लिखूंगा, प्लस का मतलब है बी स्टेशन हायर देन ए, माइनस का मतलब है स्टेशन ए हायर देन बी। प्लस का मतलब ये लाइन आप भूल जाओ, प्लस का मतलब राइज मानो, बी पॉइंट ऊपर है, माइनस का मतलब फॉल मानो, ठीक है ना, पुराने वाली चीज ही चलेगी, बी पॉइंट नीचे की तरफ है, ये तो लिखने का तरीका है, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एच ए एच बी स्टाफ रीडिंग फ्रॉम स्टेशन फर्स्ट, सभी आ जाएगा, क्वेश्चन व्योशन सब आ जाएगा, ये चीज समझ गए अब तक, ठीक है। अब दोनों ही केस में आपने ये देखा कि ई एरर है वो एलिमिनेट हो जाती है, कैसे ही कैसे करो एलिमिनेट हो जाती है। अब ये ई एरर है, इसके कारण क्या है, पहली बात, जब इंस्ट्रूमेंट सेंटर में रखा जाए तो आप क्या कहोगे, एरर एलिमिनेट हो जाती है, कंप्लीटली एलिमिनेट होती है, बिल्कुल। दूसरी बार अगर बात करें, सेंटर में रखना पॉसिबल नहीं है, तब रेसिप्रोकेटिंग करेंगे तो भी एलिमिनेट हो जाएगी, तो एरर तो कंप्लीटली एलिमिनेट होती है, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है ना। नोट करना है क्या, लिखा नहीं अभी तक मैंने, नोट करूंगा, नोट करवा दूंगा अभी। क्या हुआ, बिल्कुल कर्वेचर ऑफ अर्थ आएगा, ठीक, स्लाइड को छोटा कर दें, लो साहब, ये तो छोटा ही है स्लाइड, फर्स्ट अब देखो,
हाँ रिवाइज करा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ भाई। हाँ डायलॉग बाजी कर रहे हो आपस में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यहां पे ध्यान दो भाई। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज, फर्स्ट ये लिख लिया आपने, नोट करो। अब इसका एक रिजल्ट आएगा। अब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि जब आप सेंटर पर इंस्ट्रूमेंट लगा देते हो तब एरर है वो क्या हो जाता है? कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर इसका एक रिजल्ट आ गया। इतना तो जल्दी चल ही नहीं रहा, स्पीड तो आप पकड़ने कहां देते हो। पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, रेंगो मत यहाँ पे। धीरे 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 देखो कितना आराम से करवा रहा हूं मैं, थोड़ा सा और आराम कर लेता हूं। तो पहले का रिजल्ट ये है कि एरर कंप्लीटली एलिमिनेटेड हो जाती है। एरर विल बी एलिमिनेट कंप्लीटली व्हेन इंस्ट्रूमेंट एस्टैब्लिश्ड एट सेंटर बिटवीन टू स्टॉप स्टेशन। हाँ स्पीड बढ़ाते ही बफरिंग हो जाती है। तो फर्स्ट का रिजल्ट आपको मिल गया, ये रेसिप्रोकल नहीं है, एक तरीके से केस फर्स्ट है। नेक्स्ट आगे चलूं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में आपका क्या दिखा? नेक्स्ट में आपको यह दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो रेसिप्रोकल लेवलिंग की जाएगी। इस पॉसिबल नहीं होता, जब इंस्ट्रूमेंट सेंटर में लगाना पॉसिबल नहीं होता, तब आप क्या कहोगे? ये रेसिप्रोकल लेवलिंग होगी यहां पर। ठीक है ना? तो रेसिप्रोकल लेवलिंग कब की जाती है? रिवर ऑब्स्ट्रक्ट आ जाता है, एक ऑब्स्ट्रकल कौन है? रिवर, तब रेसिप्रोकल लेवलिंग की जाती है। ये ध्यान रखना। ठीक है ना? आगे चलें, इसको लिखें। बिल्कुल। अब इसके रीजन क्या है? ई एरर के रीजन। अगर आपको आरएल एट बी चाहिए तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास पता है रिड्यूस लेवल एट ए, तो आप क्या करोगे? इस डिफरेंस को, मतलब प्लस माइनस आप राइज को कर रहे हो, फॉल को कर रहे हो, तो राइज आने पर आप प्लस कर दो, फॉल आने पर माइनस कर दो। जो रूल है ना पहले वाला, वही यहां पर रहेगा। ठीक है ना? बस लिखने का तरीका अलग हुआ है। और राइज फॉल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? पहली दोनों रीडिंग का डिफरेंस और दूसरी दोनों रीडिंग का डिफरेंस आप उसको एवरेज कर दो, तो ये एवरेज कर दिया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताता हूं। अरे लड़ाई मत करो, कॉलेज वॉलेज में नए पढ़ो तो भी समझ में आएगा। कंसंट्रेट बना करके रखो अपने आप को। ठीक है ना? आपको कमेंट में ध्यान आपका।
अब देखते हैं ई एरर, रीजन ऑफ ई एरर। ई एरर के 3 रीजन हैं। पहला रीजन है कर्वेचर इफेक्ट। ई एरर क्यों आया है, कर्वेचर इफेक्ट कैसे होगा, कैलकुलेट भी करेंगे। दूसरा है रिफ्रैक्शन इफेक्ट, और तीसरा है लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, ये दोनों नेचुरल है, और ये है इंस्ट्रूमेंटल एरर, खराब इंस्ट्रूमेंट के कारण। ठीक है, कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेशन आपको कर्वेचर के बारे में करना है। नोट करो, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग है, इन तीनों को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देती है। तो यहां पर मैं उसी बात को लिख रहा हूं और फिर कल इसका मैं एग्जांपल कराऊंगा। रेसिप्रोकल लेवलिंग completely eliminate error due to curvature, refraction and line of कोलिमेशन एरर। नोट कर लो, तो यहां पर आपने ये चीज सीखा कि रेसिप्रोकल लेवलिंग ने इन एरर को आपने एलिमिनेट कर दिया है। एरर के 3 रीजन है, अब तीनों रीजन अलग अलग करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, उनको कैलकुलेट भी करना है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल भी आएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ टाइम बढ़ेगा क्लास में भाई, देखते हैं कोई स्टूडियो खाली होता है तो। कहां से स्टार्ट करूं, 3 से नहीं, यहां से स्टार्ट करते हैं। फ्लाई लेवलिंग क्या कर रहे हो, 0 से स्टार्ट करें, तो 0 नहीं है भाई, 1 है। 3 2 1, 3 2 1, स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, नेक्स्ट। नेक्स्ट आज का न्यूमेरिकल कल होगा। नेक्स्ट और लास्ट है
लास्ट क्या बोले 11, कहाँ है 11, तो जल्दी से, और कौन सा, थर्ड, फोर्थ, और ये फोर्थ। ठीक है, कल मिलते हैं अपने, थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करके आना, कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब 8 कौन सी रह गई, लो जी, कहेंगे क्लास।